जय हिंद प्यारे बच्चों। डेली क्लासेस अपलोड हो रही हैं हिंदी की। किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, हर किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण, खासकर यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती के लिए पूरी तरह से ये डेडिकेटेड है। और जितने भी कैंडिडेट हैं वो डेली बेसिस पर शाम को ये 4 बजे वाली वीडियो जो अपलोड हो रही है हिंदी की, इसको ज़रूर देख लें। 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो कि आपके एग्ज़ाम में और आपके रिवीजन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल साबित होगी। आप जो भी पढ़ रहे हैं इसमें ओवरऑल हिंदी को जो रिवाइज़ किया गया है वो इन 50 क्वेश्चंस के माध्यम से किया गया है। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखनी चाहिए हर हाल में। और जितने भी आपके साथी हैं सभी को शेयर कर देना भाई। अगर आप किसी का भी सिलेक्शन चाहते हैं तो आप उसके पास इसको ज़रूर शेयर कर दें, सभी ग्रुप में, सभी जगह। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली शाम को 4 बजे ये अपलोड मैं कर रहा हूँ, महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन के साथ। और दूसरी क्लास जो आपकी जीके जीएस वाली हो रही है, जिसमें कि आपके जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं और जो उस आधार पर पूछे जा सकते हैं, पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ अपलोड कर रहा हूँ। तो 8 बजे वो भी क्लास ज़रूर देख लो। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। और साथ ही जो टॉप 50 क्वेश्चंस मैं आप लोगों से करवा रहा हूँ, इसमें आपके 50 में से कितने आ रहे हैं वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। कि आपके 50 में से कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि लेवल बहुत ईजी है मगर चीज़ें आपको पूरा रिवाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप बस इसको धड़ाधड़ कर लो। 50 क्वेश्चन आप मान के चलो 25 से 30 मिनट में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और ये 25 से 30 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है, कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हिंदी वर्णमाला है इसकी सबसे जो छोटी इकाई होती है वो आपकी वर्ण होती है। और इसकी जो सार्थक इकाई अगर कह दिया जाए तो ये होता है आपका वाक्य, ठीक है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है और भाषा का सबसे छोटा जो इकाई होती है वो आपकी वर्ण होती है। वर्ण मतलब कोई भी अक्षर लिखा होता है, तो वो जैसे का, खा, तो ये तो आपका अक्षर है। इससे भी छोटा जो होता है वो आपका वर्ण होता है। कैसे लिखा जाता है, आधा का और धन आ, ये दोनों मिलकर एक अक्षर बनाते हैं और ये अपने आप में एक वर्ण है, तो इसीलिए इसको सबसे छोटी इकाई कहा गया है। कुल वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। टोटल है 34, ठीक। नीचे एक शब्द की वर्तनी के अनेक रूप दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप पहले समझें, नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के अनेक रूप प्रस्तुत हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करो। इसमें चीज़ें तो आपको एक ही जैसी पढ़ने को मिलेंगी, इसमें तो ठीक है पहले से, लेकिन चीज़ें आपको मैं समझाने के लिए ये लिया हूँ। जैसे श्रृंगार लिखा है, सिंगार लिखा है, श्रृंगार लिखा है और शिगार लिखा है, तो चीज़ें आपको एक तरह लग रही होंगी, लेकिन इसका जो वर्तनी लेखन में जो है आपको चीज़ें समझनी होंगी। तो लेखन कैसे होगा, लेखन के लिए चीज़ें बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी तरह इसमें देखा जाए दूसरे वाले में कि अध्येता, अधियेता या अध्येता या अध्येयता, क्या सही होगा, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कवित्री, कवियत्री, 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 पढ़ने में एक तरह लग रहा है मगर जो सही लेखन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। इसी तरह नक्षत्र आपका बी ऑप्शन सही जाएगा। तो इसमें कुछ तो टिक थे, इसलिए आपको चीज़ें ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगी होंगी, लेकिन चीज़ें आपको समझने के लिए हैं कि आपको समझ में आनी चाहिए। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना मेरे भाई। और इसमें अगर देख लिया जाए अंतर ध्यान, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है, ठीक है। बाकी बहुत सारे बच्चे जो हैं अंतर्धान पे या अंतः ध्यान पे लगा देंगे, मगर इसका जो सही ऑप्शन जाएगा हो जाएगा अंतर ध्यान, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं एक कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर कर देता हूँ। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है। जो दो वर्ण को मिलाने के बाद जो परिवर्तन होता है उसे तो कहते हैं संधि, बिल्कुल सही बात है। मगर समास कब होगा, समास और संधि में आपको पता है कि चीज़ें वही होती हैं, संधि विच्छेद और समास विग्रह। चीज़ों को आपको अच्छे से समझना चाहिए। समास में क्या होता है, इसमें जो विभक्ति चिन्ह होता है उसका लोप होता है, ठीक है। मतलब एक प्रकार से सोचो तो समेट दिया जाता है। जैसे कि आपको जब संधि की बात होगी तो दो वर्णों के बीच में विकार देखने को मिलेगा। मतलब जैसे अगर विद्यालय लिखा हुआ है तो इसी में से आपको तोड़ के लिख दिया जाएगा, मतलब विद्या धन आलय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वर्ण टूट रहे हैं। तो जब वर्णों के बीच में कोई विकार आता है तब तो संधि होती है, लेकिन जब शब्दों के बीच में विकार आ जाए, ठीक है, शब्दों में विकार, जब शब्दों में विकार आता है तब आपका समास होता है, ठीक। शब्द और वर्ण ये चीज़ आपको समझ के चलना है, ठीक है। तो संधि आपकी हो जाएगी। और संधि आपको पता है कि 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
और यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझ लेना है कि स्वर संधि के खुद अपने आप में 5 भेद होते हैं, ठीक है। इन पांचों भेदों को मैं डेली आपको बताते आ रहा हूँ, और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का कोई भी भेद नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे। और अगर प्रत्यय समझने की कोशिश करें तो किसी भी मूल शब्द में जो कोई मूल शब्द होता है, इसके अंत में लगने वाला जो शब्द होगा या अक्षर होगा वो आपका प्रत्यय कहलाएगा। उपसर्ग का मतलब होता है किसी भी मूल शब्द में आगे लगने वाले शब्द को या अक्षर को क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे, जिससे कि उसका अर्थ बदल जाता है। संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? संतोष, यहाँ पर आपको समझना होगा। देखो, संतोष में सम धन तोष आएगा, यानी ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। और ये किस प्रकार का संधि विच्छेद, किस प्रकार की संधि है? तो ये आपकी व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि क्या होती है? तो व्यंजन संधि अगर हम समझे, जैसे संतोष लिखा हुआ है, यहाँ का जो पहला वर्ण टूटने पे जो व्यंजन आ रहा है, इधर फिर कुछ भी आ जाए, चाहे स्वर आए चाहे कुछ भी आए, लेकिन अगर इधर व्यंजन आ गया तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। और अगर यहाँ पर कोई स्वर आ रहा है तब वो आपकी स्वर संधि में जाएगा, ठीक है। और स्वर संधियाँ भी 5 प्रकार की होती हैं, तो उन पांचों को आपको समझना होगा। और ये जो है, अगर पहला जो है अगर वो विसर्ग आ रहा है यानी अयोगवाह आ रहा है, तब आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक। तो पहला जो टूटने पर जो पहला वर्ण आता है, उसी के आधार पर यह निर्धारित होता है कि वो कौन सी संधि होगी। व्यंजन है तो व्यंजन संधि, स्वर्ग है तो स्वर्ग संधि, और अगर अयोगवाह है तो आपका विसर्ग संधि, ठीक है। इधर कुछ भी आए उससे तब लेना देना नहीं होगा जब आपसे संधि पूछा जाएगा। उज्ज्वल का संधि विच्छेद, अब यहाँ पर देखो, इसका जो सही ऑप्शन जाएगा उत्धन जबल, उत्धन ज्वल, उत्धन जल, उत्धन ज्वल। इसका तो सही संधि विच्छेद होगा उज्ज्वल। यहाँ पर देखो, पहला अक्षर के पहला वर्ण क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है, तो ये एक प्रकार की व्यंजन संधि हो गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। विश्वामित्र का संधि विच्छेद, विश्वामित्र का संधि विच्छेद, तो इसमें अगर सही ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। संगम का संधि विच्छेद अभी आपने कर लिया। समास शब्द का अर्थ है, समास, देखो समास का मतलब क्या होता है आपको चीज़ें समझनी होगी। समास और संधि, ठीक है। संधि और समास में चीज़ें ये होती हैं, देखो समास का मतलब होता है किसी भी चीज़ को संक्षेप रूप में लिखना, ठीक है। संक्षेप कैसे लिखना वो अभी मैं बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पर। संधि का मतलब होता है ज्वाइनिंग, ज्वाइन करना, ठीक है। संधि मतलब ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब ये है कि जब कोई भी चीज़ को ज्वाइन कर देना, मतलब चीज़ें वही हों, जैसे मान लो लिखा है विद्या और धन आलय, ठीक है। इसको मिलाकर क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको दोनों तरफ से जोड़ रहे हैं, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। इसमें किसी प्रकार से हम तीसरा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसी को जोड़कर एक कर दे रहे हैं, ठीक। मगर समास में क्या होता है? उसको जोड़कर किसी तीसरे शब्द के आकार में लिखना, जैसे कि माता और पिता, ठीक है। माता और पिता, ये किस प्रकार का समास है? ये है आपका द्वंद्व समास, ठीक है। इसमें क्या होगा? माता और डैश के साथ पिता लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर और का विलोप हो गया, ठीक। इसी के प्रकार से अगर हम बहुब्रीहि की बात करते हैं, ठीक है, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि में अगर लिखा हो चक्रपाणी, चक्रपाणी का मतलब ये होता है कि चक्र है हाथ में जिसके, ठीक है। तो ये किसके लिए कहा गया है? चक्र किसके हाथ में है? तो वैसे अगर श्री कृष्ण जी की बात हो रही है या फिर विष्णु जी की बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर चक्रपाणी जो बात हो रही है ना, यहाँ पर चक्र है हाथ में जिसके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अब हम क्या करेंगे? संक्षेप में लिखेंगे। संक्षेप में लिखने का मतलब ये लिख दिया जाएगा चक्रपाणी, हुआ ना संक्षेप। अभी तक पूरा वाक्य था, अब उसको हम संक्षेप में लिख दिए। तो समास का मतलब होता है संक्षेप में लिखना। और वो जो लिखा था चक्र है हाथ में जिसके या पाणी में जिसके, तो वो था आपका समास विग्रह, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप समझ चुके होंगे। अनायास में समास है, अनायास, अनायास। अब यहाँ पर आपको समझना होगा द्विगु समास है, ना समास है, द्वंद्व समास है या फिर कर्मधारय है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर जो अना यूज़ हुआ है ना, ये आपके लिए ना समास के अंतर्गत जाएगा, ठीक। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास एक संख्यावाचक समास होता है कि जिसका पहला जो अक्षर होगा ना वो आपको संख्यावाचक मिलेगा, जैसे चौराहा, ठीक, 4 राहों का समूह, ठीक। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, ठीक है। तो ये आपका द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास जैसे माता पिता, ठीक, इसको तोड़ने पर माता और पिता बनेगा। गुरु शिष्य,
ठीक, इसको तोड़ने पर गुरु और शिष्य बनेगा। इस प्रकार के जो बीच में ये जो डैश के साथ आते हैं, ये आपके होते हैं द्वंद्व समास। कर्मधारय का मतलब क्या होता है, ये आपका एक विशेषता और एक विशेषण बताता है। ठीक है, मतलब एक किसी की विशेषता बताने वाला जो समास होगा वो आपका कर्मधारय में आएगा। ठीक है, जैसे चरण कमल, मतलब कि ये बता रहा है कि जो चरण है वो कमल के समान है, मतलब ये इसकी विशेषता बता रहा है। चरण किस समान है, उसकी विशेषता क्या है कि कमल जैसा है। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, ये आपका हो गया कर्मधारय समास। दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ कराऊंगा, चीज़ें आपको समझ में आएंगी 100%। आप लोग लाइक शेयर कर देना सभी मित्रों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। डेली आपको ये क्लास मिलने वाली है शाम को 4 बजे। आपका पुलिस भर्ती में सिलेक्शन दिलाने के लिए 100% आपको ये करके ही जाना होगा। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आगे, शब्द के पीछे, शब्द के बीच में, या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी मूल शब्द लिखा हो, इसके पीछे जो लगता है वो आपका प्रत्यय होता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो बी ऑप्शन नहीं होगा। शब्द के बीच में, शब्द के बीच में लगने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, और शब्द के आगे जो लगेगा वो होगा उपसर्ग। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा शब्द के आगे। पुरोहित में उपसर्ग है। अब यहाँ पर आपको उपसर्ग संबंधित चीज़ें देखो। पुरोहित 15 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका पुरः। ठीक है, पुरः एक उपसर्ग है जो कि इसमें लगा हुआ है, और पुरः धन हित। ठीक है, मिलकर क्या बन गया है, हित एक मूल शब्द है, इसमें पुरः जो है उपसर्ग लगकर पुरोहित बना दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। खुशकिस्मत में उपसर्ग शब्द बताओ। देखो अब ये तो आप जानते ही होंगे कि इसका जो अच्छा किस भाषा का है। खुशकिस्मत, खुश और किस्मत। किस्मत एक आपका मूल शब्द है जिसमें कि खुश एक लगा है, क्या, एक उपसर्ग लगा है। तो ये किस भाषा का है, ये अरबी का है, फारसी का है, या तुर्की का है, या फिर संस्कृत का है। तो संस्कृत का तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इसका संबंध किसी प्रकार से भी संस्कृत से नहीं है। या तो ये अरबी का होगा, या तुर्की का होगा, या फिर फारसी का होगा। तुर्की का भी नहीं है, तुर्की ऐसा नहीं लिखा जाता। अरबी तो है ही नहीं, अरबी हिंदी प्रकार से लिखा ही नहीं जाएगा। तो जो खुश लिखा गया है ये आपका फारसी है। ठीक है, एक फारसी उपसर्ग है। और जितने भी उपसर्ग होते हैं हिंदी के, संस्कृत के, फारसी के और अरबी के, ये सभी मैं आपको करा दूंगा। और इसकी जब पर्टिकुलर क्लासेस लेके आऊँगा चैप्टर वाइज, तो एक एक दिन में 4-4, 5-5 चैप्टर मैं कवर कर दूंगा। अभी फ़िलहाल एक बार ओवरव्यू मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित सवाल पूछे गए हैं। बाकी सारी क्लासेस कराऊंगा मैं, और कंप्लीट हिंदी की मैं पूरी तैयारी करा दूंगा। अभी बहुत लेवल आसान में लेकर इसलिए चल रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आती जाएं। और इसमें ऐसा भी नहीं कि सारी चीज़ें बिल्कुल आसान सी हैं। तो जैसा आपका पेपर छपता है, कुछ चीज़ें आसान, मॉडरेट, फिर उसके बाद टफ हो जाती हैं, उसी प्रकार से मैं आपके क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ कि चीज़ें आपको पहले से प्रैक्टिस में आपकी रहें। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन करें। दोषहर्ता, अब यहाँ पर देखो, प्रत्यय का मतलब होता है किसी मूल शब्द के अंत में जो लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे लगता है किसी शब्द के। तो जो पीछे लगने वाला शब्द होगा वो आपका क्या होगा, प्रत्यय होगा। तो इसमें जो मूल शब्द है वो क्या है, वो है दोष। ठीक, दोष में अगर हम हर्ता लगा देंगे, यानी दोष हरने वाला दोष हर्ता होता है। ठीक है, तो दोष हर्ता यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही है। नीचे दिए गए विशेषण, नीचे विशेषण शब्द दिए गए हैं। विशेषण का मतलब कि किसी की विशेषता के लिए। ठीक है, इसके साथ प्रयुक्त होने के लिए विकल्प स्वरूप 4 संज्ञा शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पर कौन से शब्द के साथ ये विशेषण उपयोग किया जाएगा, इसका आपको गलत विकल्प का चयन, यहाँ पर चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी कि कौन सा गलत विकल्प है वो आपको चुनना है। ठीक, तो जैसे 18 का अगर हम देखें तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ पर कौन सा गलत है। तो 19 का जो सही ऑप्शन होगा, यहाँ पर देखो सीधा सवाल होता है। ठीक, ये सवाल का विशेषता बता रहा है। ठीक, सीधा आदमी भी होता है, आदमी की विशेषता बता रहा है। सीधा रास्ता भी होता है, आदमी विशेषता बता रहा है। लेकिन सीधा मूर्ति कभी सुना है, तो सीधा मूर्ति नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रिय कैसे, अब यहाँ पर 20 का हम देखें तो प्रिय कौन होता है, विषय आपका प्रिय हो सकता है, प्रिय विषय, प्रिय कवि होते हैं, प्रिय मित्र होते हैं। लेकिन प्रिय वैरी होगा,
प्रिय वैरी बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चीज़ें आपको समझनी होगी कि किसमें क्या पूछ रहा है। नीचे प्रत्येक में 4 शब्दों के समूह हैं, ठीक है। ए 1 2 3 4 शब्द दिए होंगे, एक शब्द बेमेल है, उसका चयन करें। मतलब 3 तो सेम होंगे लेकिन एक बेमेल होगा। जैसे यहाँ पर प्रत्यक्ष, साक्षात, साकार और सम्मुख। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रत्यक्ष का मतलब जो सामने हो, ठीक है। कहता है ना प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, मतलब जो चीज़ें सामने ही हो उसके लिए प्रमाण की क्या ज़रूरत है। साक्षात का मतलब भी वही चीज़ हुआ, सम्मुख का मतलब भी वही हुआ, लेकिन साकार का मतलब तो होता है पूरा होना। ये किसी प्रकार से भी इससे मैच नहीं कर रहा, ये बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पर देखेंगे अंत है, प्रवेश है, छोर है या सिरा है, ठीक है। तो जब किसी चीज़ के अंत की बात करी जाए तो कोई चीज़ शुरू हुई और उसके अंत पे आके, मतलब ये जो रुका ये इसका अंत हुआ। छोर का मतलब ये हुआ कि जहाँ से चीज़ शुरू हुई वहाँ के जाके अंत वाली चीज़ जो है वो उसका छोर हुआ। सिरा का मतलब ये है कि जहाँ से चीज़ शुरू हुई उसके जो सबसे अंतिम बिंदु है वो उसका सिरा हुआ। लेकिन प्रवेश का मतलब, प्रवेश तो प्रवेश होता है मतलब कि एंटर करना, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेमेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। तो 22 में बी सही है। अब यहाँ पर अंक, चिन्ह, निशान और संख्या। अब यहाँ पर देखो किसी भी चीज़ को अगर यहाँ पर बात करी जाए अंक की, अंक का मतलब होता है किसी की पहचान देना। जैसे किसी को तुमने अंक दे दिया 2, तो इसका मतलब क्या है कि वो 2 नंबर की पहचान रखता है। अगर 4 दे दिया तो वो 4 नंबर की पहचान रखता है, ठीक है। चिन्ह दे दिया, कोई भी चिन्ह किसी की पहचान ही दर्शा सकता है। जैसे मान लो आपने कोई चिन्ह दिया, मान लो कि किसी पे चिन्ह दिया आपने, जैसे आप जानते हैं बहुत सारी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हर पार्टियों के अपने अपने एक चिन्ह है, तो उससे उसकी पहचान होती है, ठीक है। निशान भी वही चीज़ है, लेकिन संख्या का अर्थ क्या होगा। संख्या तो अपने आप में एक पूरी संख्या होगी, संख्या किसी की पहचान नहीं हो सकती, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। अंधेर, धांधली, अन्याय और अशांति। अब यहाँ पर 24 में अगर देखें तो 24 का जो सही ऑप्शन जाएगा, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखो भाई, धांधली का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में सेंध लगा देना, ठीक है। अन्याय का मतलब भी क्या होता है, अन्याय का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर जोर जबरदस्त, किसी पर गलत तरीके से व्यवहार करना या किसी प्रकार से अन्याय, इसको कह सकते हैं। तो 24 में जो सही ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन जाएगा, अशांति का इन सभी से बिल्कुल अलग संबंध है, ठीक है। अशांति एक अलग चीज़ हो गई, ठीक। ऑप्शन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, अनिष्ट, अशुभ, अहित या हानि। तो इसको पढ़ने से ही आपको पता चल गया होगा कि हानि का संबंध इन सभी से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अनिष्ट का मतलब होता है कि अशुभ टाइप की चीज़ें, ठीक है, जो हमारे सोच के विरुद्ध हो जाए, ठीक। अहित का मतलब कि जो हमारे हित में ना हो। तो ये सभी चीज़ें एक दूसरे से मेल कर रही हैं, लेकिन हानि का मतलब तो होता है नुकसान, सीधा सीधा, ठीक है। सरस्वती का पर्यायवाची। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए सरस्वती का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। पहले हम होना देखेंगे, उसके बाद इसके अंतिम वर्ड पे गौर करेंगे, ठीक है। तो सरस्वती का जो पर्यायवाची होता है ना, ये होता है आपका वाणी होता है, ठीक है। वीणा पाणी होता है, जिसके हाथों में वीणा है, ठीक है। शारदा होता है, मगर जो नहीं होता है वो आपका होता है कमला, ठीक है। ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ते हुए चलनी है। भुजंग का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर चीज़ें आप देखना। 27 का जो सही ऑप्शन जाएगा, देखो, भुजंग मतलब सर्प, सर्प तो होगा ही, व्याल होगा, पन्नग होगा, मगर जो गरुड़ है ना, ये आपका भुजंग नहीं हो सकता, ठीक है। जलद, अब यहाँ पर जलद जो है ना, इसका आपको पर्यायवाची शब्द नहीं है, चीज़ों पर ध्यान देना होगा, ठीक है। 28 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा। जलद का जो है वो घन हो सकता है, वारिद हो सकता है, बलाहक हो सकता है, लेकिन अंबर नहीं हो सकता, ठीक है। जलद का मतलब बादल से कह सकते हैं, ठीक है, बादल से पर्याय है इसका। अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पर 3 तो आपको पता चलेंगे, मगर एक जो है वो गलत है, ठीक है। 29 में अनुचर का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है आपका निर्जर, बल्कि अनुचर का मतलब होता है सेवक, चाकर, भृत्य, ठीक है। चतुर का पर्यायवाची नहीं है, इससे आपको चतुर के 3 तो पर्यायवाची पता चलेंगे, लेकिन एक जो नहीं है वो भी आपको पता चलेगा। तो चतुर जो होता है वो दक्ष होता है, पटु होता है, ठीक, नागर भी होता है, लेकिन देवप्रिय नहीं होता, ठीक। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा कि ये नहीं है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे नीचे मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन करो।
जैसे प्रतिघात लिखा है, तो प्रतिघात का मतलब क्या होता है, उपयुक्त अर्थ का हमें चयन करना है। तो प्रतिघात का जो अर्थ होता है ना, वो होता है चोट के बदले चोट। कहते नहीं प्रतिघात लेंगे अब, तो चोट के बदले चोट देंगे। तो ये चीज़ इसका बिल्कुल सही और सुटेबल आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो लाइक और शेयर करते रहना, आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही, तो आप लोग भी इसमें सपोर्ट करें। अशक्त का क्या होगा, अशक्त का उचित अर्थ क्या होगा, तो अशक्त का मतलब होता है कि अक्षम, ठीक है। रंग भवन का अर्थ क्या होगा, रंग भवन क्या होता है, तो रंग भवन एक होता नहीं, मतलब कि जैसे रंग मंच चल रहा है, ठीक है, नृत्य मंच चल रहा है, नाट्य मंच चल रहा है, इसी तरह रंग भवन जो होता है ना, वो नाट्य गृह होता है। किसी किसी का घर भी ऐसा ही मामला हो जाता है भैया, बहुत ज़्यादा कुछ। तो यहाँ पर देखेंगे त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ के लिए एक उपयुक्त शब्द, एक उपयुक्त वाक्य क्या होगा, तो त्रिकालज्ञ के लिए सर्वज्ञ होगा, ठीक है। उत्तंग के लिए 35 का अगर देखें तो 35 में जो सी ऑप्शन हो जाएगा, ये बिल्कुल उत्तंग का मतलब ऊंचा होता है, ठीक। अब यहाँ पर कुछ विलोम शब्द की बारी आ गई, विलोम शब्द। और ये भी है कि जितनी भी क्लासेस हो रही हैं आपको डेली देखनी है, आपकी तैयारी में अगर 4 चांद ना लग जाएं तो कहना है। अनागत का विलोम शब्द बताओ, और अपने कमेंट, अपने मार्क्स भी काउंट करते रहना भाई, लास्ट में आपको अपने मार्क्स को कमेंट करके बताना है। अनागत का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, तो 36 का जो सही ऑप्शन होगा अनागत का विलोम शब्द, देखो आगत का हो जाता है आपका अनागत, ठीक। वर्तमान का भूत, आगत का विगत, सॉरी आगत का अनागत, ठीक। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आगत। अधुनातन का विलोम शब्द बताओ, 37 में अधुनातन का मतलब जो आज की चीज़ें, मतलब जो आधुनिक चीज़ों से संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, न प्राचीन होगा, न भूतकालिक होगा, न विगतकालीन होगा, अधुनातन का हो जाएगा पुरातन, ठीक है। आशा का विलोम शब्द 38, तो 38 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा आशा का। आशा का मतलब एक उम्मीद, और निराशा का मतलब कि उम्मीद खत्म, यानी आशा निराशा में बदल गई, न कि दुराशा कर दो या हताशा कर दो या ना उम्मीद कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, नीचे कुछ वाक्यांश वाक्य खंड दिए गए हैं, उनके स्थान पर एक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहा जाएगा, तो 39 के लिए जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया जाता है उसे आहूत कहा जाता है, तो जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहा जाएगा, ठीक है। स्त्री जो अभिनय करती हो, अभिनय का मतलब जो नृत्य करती हो, तो 40 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, जो नृत्य करती हो उसे अभिनेत्री कहेंगे, ठीक है। आशा से बहुत अधिक चीज़ को क्या, जो आशा से भी बहुत ज़्यादा अधिक हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे आशातीत कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, ठीक है। न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का क्या दिया, निर्देश दिया, निदेश दिया, आदेश दिया या निर्णय दिया। तो न्यायालय जो होता है ना, ये हमेशा अपना जो है आदेश सादिर कर देता है, ये किसी प्रकार से भी कोई निर्देश या कोई रिक्वेस्ट नहीं करता, ये पूरी तरह से आदेश पारित करता है। पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है, कौन सा पूर्ण व्यवहार, अनुशासन, अनुशासन है, व्यवस्था है, प्रशासन या परंपरा है। तो 43 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा अनुशासन। अनुशासन पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। इसमें अब आपको त्रुटि बताना है। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी, राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी, तो 44 का जो सही ऑप्शन होगा भीख मांगी की भीख मांगी, ठीक है। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी, इसमें डी ऑप्शन गलत है, ठीक है। कल 27 अगस्त को कौन तारीख होगी, इसको तो पढ़ के ही लग रहा है कि कौन सा गलत होगा, तो 45 का जो सही ऑप्शन होगा, और सॉरी, कल 27 अगस्त को कौन सी तारीख नहीं, ये दिन में दिन का नाम पूछा जा सकता है तो ज़्यादा सुटेबल होगा, ठीक है, क्योंकि 27 तारीख तो खुद ही दिन है। शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबंध रखना चाहिए, शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबद्ध रखना चाहिए, तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा 46 का, ये भी इसमें सी जाएगा, संबद्ध। शीर्षक को छोटा और आकर्षक और विषय से संबद्ध नहीं होना चाहिए भाई। समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, अगर समय का सही सदुपयोग किया जाएगा तो वो मनुष्य क्या बन जाएगा, देवता। तो इसमें क्या गलत है, 47 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा समय का सदुपयोग, इसमें सदुपयोग नहीं होगा, समय का सदुपयोग,
ये ऑप्शन में देख लो भाई क्या गलत है अपने हिसाब से। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। धनवान को अगर आप व्यर्थ बेकार में सहायता दे रहे हैं तो इससे कोई लाभ ना होगा, तो 48 में क्या गलत है? 48 का बी। धनवान को व्यर्थ में, बेकार यहाँ पे गलत वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, ठीक है। यहाँ पर जो बेकार यूज़ हुआ है ये अनावश्यक यूज़ हुआ है। अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होगा? अंगूठा दिखाने का अर्थ पूछा गया है, तो अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है? कि इनकार कर देना, ठीक है। अगर कोई अंगूठा दिखा रहा है तो अंगूठा दिखाने के भी कई सारे आशय होते हैं, तो जो इस मुहावरे के अंतर्गत अगर देखा जाएगा तो इनकार है, ठीक है। अंधेर नगरी का अर्थ क्या होगा? अंधेर नगरी पर अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। अंधेर नगरी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर एक अन्याय की जगह, ठीक है, जहाँ पर अन्याय हो रहा हो। तो अभी जो ऑप्शन आपके सामने आया हुआ था, तो अंधेर का मतलब ये था, बहुत सारे अभ्यर्थी जो समझ भी नहीं पा रहे थे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर जो जैसे पूछा गया था ना, कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंधेर जो लिखा है ना, ये अन्याय से ही संबंधित है, ठीक है, और धांधली से। धांधली भी एक प्रकार की अन्याय है। और अंधेर नगरी का मतलब कि जो अन्याय से भरा हुआ नगर हो, वो भी आपका वही होगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन था ना, तो मैंने तभी बताया था कि अशांति होगी। लेकिन अंधेर को जो बहुत सारे बच्चे देखकर ये सोच रहे होंगे कि अंधेर भी तो इनसे भिन्न है, तो वो अंधेर का मतलब कि वो अंधेरा नहीं है, ये अंधेरा और अंधेर में फ़र्क है, ठीक है। अंधेरा और अंधेर में आपको फ़र्क समझना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के 50 क्वेश्चंस बहुत बेहतर लगे होंगे, और डेली ही ऐसे 50 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, बहुत ही अच्छे से रिवीजन क्लास के साथ। हर टॉपिक से सवाल होते हैं और डेली आपको मिलेंगे। और शाम को 8 बजे आपकी जीके जीएस वाली भी क्लास अपलोड होगी। सारी क्लासेस देखते रहें। इस वीडियो में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।